हाँ जी, अब पाठ बेटा आपका शुरू होता है, विदाई संभाषण। तो ये जो विदाई संभाषण जो चैप्टर है, ये देखिए, अब आपको दिखाई देगा बिल्कुल। ये जी, अब यहाँ पे शुरू होता है। अब लेखक कहता है, पाठ शुरू हो रहा है, लेखक कहता है कि माय लॉर्ड का मतलब कि जो भी अधिकारी होता था, उसको इसी तरह से संबोधित किया जाता था। कहता है, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अतः का मतलब होता है कि अंत में आखिरकार आपके शासन का मतलब यहाँ पर लार्ड कर्जन की बात हो रही है। लार्ड कर्जन के शासन का अंत हो ही गया, अर्थात उसका शासन यहाँ से चला गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं, यानी अब आप इस देश से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इस संसार में सब बातों का अंत है। लेखक कह रहा है कि ऐसा इस संसार में कुछ नहीं है जिसका अंत ना हो, अर्थात इस संसार में सब बातों का अंत होता है। अति हर चीज की है, अंत हर चीज का है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। कहते ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोच रहे थे मेरा अंत ही नहीं होगा। कहते नहीं, आपके शासनकाल का भी अंत जरूर होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। कहते मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि आप अपनी कल्पना के अनुसार जैसा सोच कर आए थे कि मैं भारत का हमेशा हमेशा के लिए वायसराय बन जाऊं, तो ये भी हो जाता। किंतु इतनी जल्दी ये समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न तो आपने किया था और न भारतवासियों ने, कि आप इतनी जल्दी चले जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि आप तो आ गए थे दोबारा वायसराय बन के, लेकिन इतनी जल्दी चले जाओगे ये यकीन शायद आपको भी नहीं था और भारतीय जनता को भी नहीं था। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है। ठीक है, यानी कि भारत के बीच में और आपके बीच में ही नहीं, कहते यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ उसकी चलती है जो हमारे बीच में तीसरी शक्ति मौजूद है। तीसरी शक्ति कौन? अर्थात जो विधाता है, जो भगवान है। जो वो चाहेगा वही होता है, वरना सोचने को तो मैं भी कुछ सोच रही हूँ, आप भी कुछ सोचते हैं, लेकिन होता वही है जो विधाता रचता है। तो इसलिए किसी का बस नहीं चलता, और तीसरी शक्ति के रूप में क्या है? वही होता है जो वो चाहता है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। कहते यहाँ पर भारतीय जनता का ही नहीं, आप भी कुछ नहीं कर सकते। जब भगवान जब चाहता है कि आप यहाँ से हट जाएं तो आप हटेंगे, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तीसरी शक्ति का ही काम था। भारतीय जनता चाहती थी आप हट जाएं, लेकिन आप हटना नहीं चाहते थे। आप चाहते थे मैं हमेशा रहूं, ठीक है, लेकिन चाहने से क्या होता है? कहते चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो विधाता चाहता है, अर्थात भगवान चाहता है। अब आगे लेखक कहता है, वैसे तो बिछड़न का जो समय है वो बड़ा ही कर्ण उत्पादक होता है, यानी कि विदाई, बिछड़न का मतलब होता है बेटा विदाई। विदाई का समय वास्तव में बड़ा दुखद होता है। देखो बेटी को जब आप विदा करते हो, आपने 10वीं में पढ़ा कन्यादान, ठीक है, तो जब वो विदा करते हैं तो माँ को कितना दुख होता है। कोई भी हमसे बिछड़ता है तो बहुत दुख होता है। कहता है आपको बिछड़ते देख कर आज हृदय में बड़ा दुख है। लेखक कह रहा है जब आप यहाँ से जा रहे हो अर्थात भारत को छोड़कर जा रहे हो, तो भारतवासियों को बड़ा दुख है माय लॉर्ड, यानी कि हे मेरे ईश्वर, कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप जा रहे हैं। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं थे। कहते हैं आप जा रहे हो ये बड़ा दुख है, लेकिन ये भी मान लीजिए जब आप भारत में दूसरी बार वायसराय बनकर आए तो भारतवासी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आप वायसराय बनकर आए, लेकिन आप आ गए तो जनता को स्वीकार करना पड़ा। ये वही चाहते थे कि आप फिर ना आए, यानी ये लोग ये चाहते थे कि आप फिर से कभी भी यहाँ ना लौटें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी भी हुए। कहते हैं लेकिन आप दोबारा से वायसराय बने और आप यहाँ पर आ गए तो भारतीय जनता बहुत दुखी हुई। वे दिन रात यही मानते थे, यानी कि भारत की जनता दिन रात यही सोचती थी कि जल्द ही श्रीमान यहाँ से पधारें, कि जल्दी ही आपका यहाँ से मतलब बदली हो जाए या आपको वहां बुला लिया जाए। पर ओहो, कहते लेकिन कौन, होनी को कौन टाल सकता है। कहता है आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है।
लेकिन कहते हैं आज आप जा रहे हो तो भारतीय जनता को खुशी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, भारतीय जनता वैसे तो दुखी कर रहे थे आप लोगों को, लेकिन भारतीय जनता आज आप जा रहे हो तो खुश नहीं हो रही, बल्कि उन्हें दुख ही है इस बात का कि आप जा रहे हो। इसी से जाना कि विचरण का समय कितना कर्ण उत्पादक होता है। कहते यही समझ में आता है, चाहे भले ही कोई हमें कितना भी सताए, लेकिन जब हम उससे बिछड़ते हैं तो वो बिछड़ने का जो समय है वो बड़ा ही करुण उत्पादक होता है, अर्थात करुणा पैदा करने वाला होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल भी होता है। अब देखिए, जब भी आपसे कोई बिछड़ता है तो वो रिश्ता बड़ा पवित्र हो जाता है, चाहे भले ही मैंने आपको खूब मारा, खूब धमकाया, लेकिन जब हम दूर पिछड़ जाते हैं, मान लो कि ऐसा हो कि स्कूल छोड़ दिया जाए, तो फिर आपके मन में मेरे प्रति जो भावनाएं हैं वो गलत नहीं रहेंगी, आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, यानी मेरे मन में मेरे प्रति जो भी मैल की भावना रहेगी वो भी निकल जाएंगी, और बड़ा कोमल। उस दिन शायद आप भी कुछ अच्छा कहोगे, ना चाहते हुए भी कुछ अच्छा कहोगे कि मैडम बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, आप बड़ाई ही करोगे। कहते ऐसे में विदाई जब हम करते हैं किसी की, तो उस समय हमारा रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल होता है, बैर भाव छूट जाता है, यानी कि बैर भाव की भावनाएं हमारे मन में छूट जाती हैं, और शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है, यानी मन रहता है शांत, सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हम उस व्यक्ति के बताते हैं। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। कहते हैं, हे माय लॉर्ड, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जो लेखक लिख रहा है ना, कहते मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे कभी भी आपका देश देखने का मौका नहीं मिला, इससे नहीं जानता कि वहां के बिछड़ने के समय लोगों का भाव क्या होता है। क्यों? क्योंकि आपके वहां पर पता नहीं लोग बिछड़ते समय दुखी होते भी हैं या नहीं होते, पर इस देश के, पर इस देश का मतलब पर भारतवासियों के इस भारत देश में पशु पक्षियों को भी बिछड़ते के समय उदास देखा है। लेकिन ये जो भारत है, ये ऐसा भारत है जहां पर मनुष्य ही नहीं, यदि पशु पक्षी भी आपस में बिछड़ते हैं ना, तो भी उन्हें क्या होता है, बड़ा दुख होता है, यानी कि वो अपनों से जब बिछड़ते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, कहते लेकिन आपका देश, तो लेखक कहते हैं कि मुझे देखने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी आपके देश गया नहीं, अर्थात इंग्लैंड में गया नहीं। इंग्लैंड के लोग पता नहीं एक दूसरे से अलग होते हैं या बिछुड़ते हैं या दूर जाते हैं, तो उन्हें दुख होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि मैंने आपका देश देखा नहीं। लेकिन कहते हैं मेरा जो भारत देश है वो एक ऐसा देश है जिसमें मनुष्य ही नहीं, यदि पशु पक्षी भी एक दूसरे से दूर होते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। कहते हैं जो एक बार लेखक जो है, ये जो दुख का जो समय है, बिछड़न का जो समय है, इसको लेखक ने एक कहानी के माध्यम से बताया है कि किस तरह से जो विदाई होती है वो करुण होती है, अर्थात विदाई का समय बड़ा करुण होता है। जब हम किसी से बिछुड़ते हैं तो वो समय बड़ा करुण होता है, ठीक है, दुख देने वाला होता है। कैसे? कहते हैं, उसने बताता है लेखक कि एक बार शिव शंभू के पास दो गायें थी, यानी कि शिव शंभू कहता है कि मेरे पास दो गायें थी, दो गायें का मतलब मैं दो गायें रखता था, ठीक है, उसमें एक अधिक बलशाली थी, यानी एक गाय उसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर थी, ठीक है, और वह कभी कभी अपने सींगों की सहायता से क्या कर देती थी, दूसरी गाय को नुकसान पहुंचाती थी। ठीक है, क्या कर देती थी, दूसरी गाय को नुकसान पहुंचा देती थी। एक मिनट। तो कहते हैं वो जो एक बलवती गाय थी, वो दूसरी जो कमजोर गाय थी उसको क्या पहुंचाती थी, नुकसान कर पहुंचाती थी, और टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी, यानी कि वो तो बलशाली थी, इसलिए दूसरी जो कमजोर गाय थी उसको टक्कर मार देती थी और वो बेचारी कमजोर गाय गिर जाती थी। एक दिन टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, यानी कि जिस गाय को वो टक्कर मारती थी, यानी कि जो बलशाली गाय थी, उस गाय को बेच दिया गया, और पुरोहित का मतलब होता है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, यानी कि देखो, एक गाय बलशाली है,
उसको दुर्बल गाय को रोज मारती थी, कमजोर गाय को रोज मारती थी। लेकिन जब बलशाली गाय बेच दी गई तो दुर्बल गाय जो है उसके जाने से कमजोर जो गाय थी यानी कमजोर जो गाय थी वो खुश नहीं हुई। हालांकि वो उसे मारती भी थी, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए था कि चली गई, चलो पीछा छूटा। लेकिन ऐसा नहीं था, दुर्बल गाय उसके चले जाने से खुश नहीं हुई। पर वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही। वरंच का मतलब होता है अपितु उस दिन उसने कुछ खाया भी नहीं, यानी उसके जाने से उसे इतना दुख हुआ कि उस दिन उसने भोजन नहीं किया, चारा छुआ तक नहीं, चारा हाथ के मुंह भी नहीं लगाया। माय लॉर्ड कि हे मेरे विधाता, इस देश में के पशु पक्षियों के बिछड़ते समय ये दशा है। अब ये लेखक कहता है कि हे लॉर्ड कर्जन, जिस देश में पशु पक्षियों के बिछड़ने पर ये हालत होती है तो वहां मनुष्यों की कैसी हालत हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। तो ये सोच लो कि यहाँ के मनुष्य तो कितने दयालु हैं। यानी कि जब एक गाय के जाने से इतनी दुखी हो जाती है तो एक मनुष्य पर कितना असर होता होगा, ये बात आप अच्छी तरह से नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपके वहां होता नहीं है कुछ भी। आगे लेखक आगे बताता है कि आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए हैं, अंत उनको जाना पड़ा। कहता है आप ही नहीं गए यहाँ से, कहते हैं यहाँ पर तो न जाने कितने इस देश में प्रधान शासक आए, बहुत सारे शासक आए और चले गए। कहता है अंत आपको भी जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आना और जाना लिखा हुआ है, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं रुकता। तो कहते हैं इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से बिल्कुल अलग नहीं है, यानी परंपरागत चाल ही है, ये तो नियम है, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, कितने दिन तक आप रहोगे, कोई और शासन बदलेगा। तो कहते हैं ये परंपरा के बिल्कुल अलग नहीं है। यद्यपि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है। कहते आपने जो ये शासन काल बिताया है, कहते ये एक नाटक की तरह है, एक ऐसा नाटक जिसका अंत कैसा है, दुखद। यानी कि आपका जाना नाटक का आखिरी हिस्सा है और जिसे वो कहता है ये बड़ा दुखी है, जबकि नाटक का अंत सुखी होना चाहिए। लेकिन कहते नहीं, आपने जो नाटक रचा उस नाटक का अंत दुखी है। पर और अधिक आश्चर्य की बात तो ये है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता। कहते ऐसे में जब आप कोई नाटक देख रहे होते हो तो दर्शक को तो नहीं पता कि नाटक का अंत सुखी होगा या दुखी होगा, लेकिन जो बनाने वाला है अर्थात स्वयं सूत्रधार का मतलब जो नाटक को खुद लिख रहा है, अर्थात यहाँ पर लाड़कर्जन को लिखा गया कि हे लाड़कर्जन, आपने जो सूत्र बनाया, आपने जो नाटक रचा, जो मन में कल्पना करके आए थे कि भारत के लिए कैसी कैसी नियति आपको बनानी है, जो कैसा कैसा नाटक रचने के लिए आप आए थे, कहता स्वयं आप भी नहीं जानते थे कि उसने जो खेल सुख समझकर शुरू किया है, अर्थात जो आपने यहाँ पर नीतियां बनाई कि सुखांत समझ कर कि वो मेरे लिए फायदा करेंगी, अंत में क्या हुआ, कहते दुखी तो हुआ, अर्थात आपको जाना ही पड़ा, आप दुखी ही हुए। जिससे आदि में सुख तो था, कहते जिसके आदि का मतलब होता है शुरुआत, कहते जिसकी शुरुआत में सुख तो था और मध्य में सीमा से बाहर का सुख और बीच में सीमा से बाहर का सुख, अर्थात जितना आपने सोचा नहीं था उतना सुख आपको मिला, और अंत ऐसे घोर दुख के साथ हुआ, लेकिन अंत इतना कठिन आपके लिए कि बहुत ही दुखी कर रहा है। फिर वो लेखक जो है वो दुखी होता है, कहते आह, खिलाड़ी, घमंडी खिलाड़ी ये समझता है। उसने उदाहरण दिया दूसरा कि मान लीजिए जैसे कोई घमंडी खिलाड़ी होता है टीम में, तो वो क्या समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, वो ये सोचता है कि मेरे भरोसे ही सारी टीम चलती है और वो अपने पैतरे दिखाता है, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामयी की लीला हो रही होती है। यानी कि लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होता है, क्यों? क्योंकि आप तो लीला करते हो अपने हिसाब से, लेकिन हो जाता है कुछ और ही। तो कहते हैं ऐसे में एक और ही लीलामयी की लीला हो रही है, ये उसे खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और वो जो करता है वो सही करता है। इस बार मुंबई में उतर आई माई लॉर्ड, कहते इस बार बंबई में आप उतर आए। आपने जो इरादे जाहिर किए थे जब आप यहाँ वायसराय बनकर आए, तो आपके इरादे कुछ अलग ही थे। जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। कहते जब आप आए थे
तो आप ये बताइए कि कौन कौन से पूरे हुए। आपने तो कहा था यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाट, लाट का मतलब राजा महाराजा, बड़े राजा महाराजाओं को वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं, हे माय लॉर्ड, जब आप इस मतलब यहाँ दिल्ली आए थे या मुंबई आए थे तो आपके इरादे जाहिर थे कि आप ये कह रहे थे कि मैं भारत को ऐसा बना चाहूंगा कि आने वाले शासक राज करेंगे काफी सालों तक। कहते वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। आपने ऐसा भी कहा था कि भारत को ऐसा बना चाहूंगा कि सालों तक आने वाले राजा जो है सुख की नींद सोएंगे। किंतु बात उल्टी हुई, लेकिन कहते बात पलट गई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी। कहते नींद की तो बात छोड़िए, सुख की, कहते आप खुद भी चैन से नहीं सो सके, इतने बेचैन हो गए। और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चली हो, यानी कि इस देश में जैसी अशांति का भाव आपने फैला दिया है, उसे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कितने जन्मों तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। यानी कि आप जो भारत में अशांति का माहौल फैला गए हो, जो दुख का माहौल फैला गए हो, इसे मिटाने के लिए आपके बाद आने वाली पीढ़ी को न जाने कितने दिनों तक ना तो नींद आएगी ना भूख लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपने अत्याचार फैला दिया है। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है। कहते जब आप आए थे तब आपका बिस्तर नरम गद्दे की तरह था, लेकिन अब की बार जो आपने अपना बिस्तर रखा, अर्थात बोरिया बिस्तरा जो उठाकर आए हो, वो आपने गर्म राख पर रख दिया है। क्यों? क्योंकि जनता सुलग रही थी भारत की, क्योंकि पहले अत्याचार बहुत ज्यादा किए थे उसने, तो इसलिए अब आग जो है जल रही थी भारतीय जनता के बीच में। कहते इसलिए आपने भारतीय जनता की जलती दुख पर रग पर हाथ रख दिया है। भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। कहता आपने जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदे डाल दिए तो वो जल भुन जाती है। कहते इसी तरह से आपने भारतवासियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं और पानी की बूंदों की तरह नचाया है, दुख दिया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके। कहते आप खुद तो खुश खुद सुखी देख ही ना सके, यहाँ की प्रजा को भी सुखी ना होने दिया, और ना यहाँ की प्रजा को सुख दिया, ना खुद सुख से रहे और ना यहाँ की जनता को सुख दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा दुख है। कहते ये जो भारत की जो जनता है, इस बात का दुख है कि ना तो खुद सुखी रहा और ना ही हमें सुखी रखा। ठीक है, तो बेटा आज जो है वो इतना ही, और फिर पढ़ेंगे हम कल बचा हुआ। ठीक है, तो इतना जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? हाँ, हाँ जी मधु, क्या कह रहे हो? मधु अच्छा अच्छा, किससे झगड़ा कर रहे थे? चलिए, योगेश आया बेटा समझ में? ठीक है, तो आपके है ना ये वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर दिए, आप इसको बाद में सुन लेना, ये हो जाएगी थोड़ी देर बाद तैयार, अपने आप ही आपके पास नोटिस आ जाएगा, तो आप उसे दोबारा भी सुन सकते हो। और बेटा किताबें खरीद लो, बिना किताब के नहीं पढ़ पाओगे। मैं कब तक पीडीएफ से पढ़ाती रहूंगी बताओ? मैं खुद फोटो खींचो फिर पीडीएफ बनाओ फिर आपके पास सेंड करो, तो इससे तो पूरे साल ही नहीं खरीदोगे, क्योंकि सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही है। अगर आप स्क्रीन पर फोटो देखते हो तो फिर मेरे को आपके चेहरे दिखाई नहीं देते, कौन कौन जुड़ रहा है, कोई आया कोई गया है, वो जतिन चिल्लर कब निकल गया पता ही नहीं चला। हम्म, ये नहीं पता चलता ना अटेंडेंस कितनी शो हो रही है। चलिए, तो टाइम हो गया है बेटा, आप लेफ्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए कल पढ़ेंगे बाकी बचा हुआ, इसे पढ़ लेना, काम पूरा कर लेना। जी, हो जाइए फटाफट, लेफ्ट हो जाइए।